वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। गाइड्स, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान 2023 और 24 की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गाइड्स, हम देखते हैं कि इस बार हमारी कुछ कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से मैंने चयनित करके 30 टॉप क्वेश्चनों का समावेश अपने वीडियो में किया है। तो गाइड्स, इसमें से देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इसमें ऐसे ही प्रश्नों का चुनाव करके मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपकी वीडियो तथा सीटेट की परीक्षा और अन्य यूपीएससी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे ये प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अब बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 2, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी में बना था, उस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया था? तो बच्चों, उसमें 43 धाराओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 43 धाराओं का वर्णन किया गया था। अब बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3, विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, सर्वप्रथम किस देश में आयोजित किया गया था? तो नीदरलैंड्स में विश्व हिंदी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 4, धर्मनिरपेक्षता किसका विकसित रूप है? ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्षता किसका विकसित रूप है? किस लिए धर्मनिरपेक्षता कहा गया है? तो सहनशीलता का विकसित रूप ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 5, किस देश द्वारा स्वयं निर्देशित अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है, देखिए, किस देश द्वारा स्वयं निर्देशित, यानी जिसने स्वयं निर्देशित किया अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो देश था उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपनी स्वयं निर्देशित अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अगला प्रश्न संख्या 6, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? ठीक है, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों, चूने के जल को, जो चूने से जल निकलता है, उस जल को भी दूधिया कर देती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द था, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। अगला क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 8, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? ठीक है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? तो जो नागराज है, नागराज हमेशा घोंसला बनाकर ही निवास करता है। गाइड्स, हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 9, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा जाता है। वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 10, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो बच्चों, जो डायलिसिस का प्रयोग होता है वो किडनी के रोग के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि किडनी में जो रक्त संचार होता है उसके बदलाव के लिए, रक्त को बदलने के लिए डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 11, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो जल का शुद्धिकरण होता है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 12, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? ठीक है, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीएससी तथा जो कह सकते हैं आपकी वीडियो की परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर कहाँ मिले हैं? तो हम्पी में मिले हैं। ठीक है, हम्पी राज्य में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। अब अगला प्रश्न संख्या 13, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो मौर्य काल होता था, मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न संख्या 14, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण
अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? यहाँ पर देख सकते हैं सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 15, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, बच्चों जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरेष्टी, ग्रीक एवं अरामेइक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरेष्टी, ग्रीक एवं अरामेइक लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ठीक है, जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अब प्रश्न संख्या 17, कनिष्क की राजधानी क्या है? ठीक, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। क्या है? पुरुषपुर। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कनिष्क की राजधानी है वो पुरुषपुर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न संख्या 19, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस सीरीज में। देखिए पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो यानी कह सकते हैं जो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न संख्या 21, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? जो सरकारिया आयोग बच्चों, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था तो इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से था। केंद्र और राज्य के संबंध से था, इसे ही सरकारिया आयोग कहा गया था। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 में पारित किया गया। आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 23 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो देखिए बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टेंसले ने दी थी। किसने दी थी? टेंसले ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, यहाँ पर बच्चों देखते हैं जितने भी क्वेश्चनों का इसमें मैंने समावेश किया अपने वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24 दिया है कि जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? जैव विविधता प्रखर स्थल जो थे उनकी पहचान सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भारत की पहल पर भूटान किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? ठीक है, तो भारत की पहल पर, इसका सही उत्तर होगा 1971 ईस्वी में, क्योंकि भारत की पहल पर भूटान संयुक्त राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1971 ईस्वी में बना था। इसमें भूटान की ओर से भारत ने पहल की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। और अब प्रश्न संख्या 27, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल थे। कौन थे? कपिल थे। अगला प्रश्न संख्या 28, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो जो बच्चों संगम साहित्य ग्रंथ था वो उसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। और अब प्रश्न संख्या 29, चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो जो चरक संहिता थी उसकी विषय वस्तु चिकित्सा थी, यानी चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ था। और अब इस वीडियो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 30 दिया गया है, भारतवर्ष में प्रथम पंचायती आयोग का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों,
यहाँ पर देखते हैं बच्चों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहाँ से हुई? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी में नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से शुरू की गई थी। ठीक है, 1962 ईस्वी में नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो बच्चों, इस तरह से हमारे टॉप 30 वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने सम्मिलित किए थे, टॉप 30 क्वेश्चन, उनकी यह सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, तथा अगले वीडियो, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।